हेलो क्लास 4। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 11, अवर लाइफ स्टॉक्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो चैप्टर का नाम पे आते हैं। सबसे पहले उस पर लिखा है अवर लाइफ स्टॉक्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। लाइफ स्टॉक क्या होता है? नई चीज़ है, एक नई टर्म है। हमने पिछले चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज तो पढ़ा था, है ना। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है भाई? ये तो ह्यूमन तो इंसानों को कहते हैं, ये भी नई चीज़ है कुछ, है ना। तो आज हम ये दो नई चीज़ें हैं जो चैप्टर के नाम है, एक तो लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइफ सबसे पहला तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो तो यही है, लाइफ स्टॉक है क्या? एनिमल्स दैट वी रियर फॉर आर प्रॉफिट एंड यूज आर नोन एज लाइफ स्टॉक। ऐसे जानवर जिनसे हम प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे जानवर जिनसे हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। जैसे गाय हो गई, गाय का दूध बेच के लोग प्रॉफिट कमाते हैं। भेड़ हो गई, है ना, भेड़ों को पालते हैं, उनकी फिर जो ऊपर के जो बाल से होते हैं उनके शरीर के, उससे निकालते हैं, उससे फिर वो ऊन बनाते हैं, है ना। काओ, बफेलो, शीप, गोट को भी लोग ऐसे ही पालते हैं। बुल, है ना, कैमल्स, हॉर्सेस, म्यूसेस, गधों से कितना काम कराते हैं, है ना। उनको आपने भी देखा होगा गधों पे, जैसे कहीं घर बन रहा हो किसी का तो उस पर ईंट वीट ढोने, ऐसे सारे काम गधे से कराते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए क्यों पालते हैं भाई? किसी कोई हमें दूध देता, किसी को भाई मार के खाने के लिए भी पालते हैं, है ना। जैसे गोट है, अब गोट को पालते हैं, उसके बाद उसको मटन शॉप्स जो होती हैं जहाँ मटन कीमा मिलता है, ये सारी चीज़ें, तो उनकी मीट भी बिकता है उनका। तो कुछ लोग मीट बेचने भी पाते हैं। कुछ लोग हैं आजकल इंडिया में बहुत सारी आजकल नई नई एग्रीकल्चर की टेक्निक आ रही हैं। पहले क्या करते हैं, तालाब भरते हैं, उसमें बहुत सारी मछलियाँ बांध देते हैं, बहुत सारी मछली उगाते हैं, मतलब मछलियों के अंडे डाल देते हैं, उन्हें खाना देते हैं। अब जब वो मछली लाखों हज़ार हो जाती हैं, फिर उन मछलियों को बेच देते हैं मार के, मतलब उन्हें पकड़ के बेच देते हैं। अब है क्या, अब पहले तो जो मछलियों पकड़ने के लिए उन्हें दिन रात भाई मेहनत करनी पड़ती थी, समुद्र में रहना पड़ता था, है ना। किसी के लिए नदी के किनारे बैठ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, कि कब उन्हें वो नहीं पकड़ना। अब तो क्या, उन्होंने घर में तालाब खोल लिया अपना, घर के पीछे झोड़ नहीं होता, जैसे झोड़ होता है ऐसी एक जगह बना ली, वहाँ सिर्फ अच्छा पानी रखा, भी मछली उगा दी सारी। और अब क्या, वो जो पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि भाई समुद्र में जा रहे हैं, बोट लेके आ रहे हैं, समुद्र की लहरों से लड़ रहे हैं, वो काम खत्म। कुछ मछली हैं जो समुद्र में युक्त हैं, उनको नहीं कर पा रहे। लेकिन विदेशों ने क्या करा, उन्होंने समुद्र में एक वो बना दी, समुद्र के अंदर ही जैसे जाली की दीवार सी बना दी, और इधर इधर वो अपनी मछली उगा रहे। ऐसे काम आजकल चालू हो गए हैं। खैर चलिए दोबारा से अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। कुछ को भाई एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, कुछ को एज ए ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करा जा सकता है। जैसे शायद आप में से कोई कभी घोड़ा गाड़ी तांगे में बैठा हो, अब तो खैर इतने नहीं चलते, लेकिन किसी ने देखा जरूर होगा तांगा, है ना, कि घोड़े पे। वैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि गुड़ वुड़ बेचने आ जाते हैं, घोड़े पे होता है, उसके पीछे एक तांगा होता है ना। अब उस पर खुद की बाइक नहीं है, उस पर खुद की कार नहीं है ना, उस पर खुद की अपनी वो नहीं है, ट्रैक्टर या जीप ऐसी कुछ है, लेकिन वो घोड़े से हेल्प चला रहा है। आपने अक्सर देखा होगा बैलगाड़ी जो, वरना जो दूध वाले होते हैं, इन सब के पास अपनी भैंस से ये अपनी बुग्गी चलाते हैं, ये भागे भैंस बांध लेते हैं, और ये अपना गोबर वोबर ढोना, नियार व्यार ढोना, आज भी ये सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं। खैर आजकल तो हम सब मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अब इतनी चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन आज भी इसका यूज़ है, गाँव में यूज़ होता है इन चीज़ों का, बुग्गी का। गाँव में दिख जाती है बुग्गी, तो बहुत ही दिखती है। अब घोड़ा गाड़ी ये सब तो कम हो गई। ऊँट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखता। जब मैं छोटा सा था तब हापुड़ में ऊँट दिख जाया करते थे कभी कभी, अब बिल्कुल नहीं दिखते। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सिंस इंडिया इज़ अ मेजर एग्रीकल्चर कंट्री, सो एनिमल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अवर फार्मर्स। अब भारत में क्या है, जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन, सबसे ज़्यादा जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा लोग काम मिल रहा है लोगों को, वो एग्रीकल्चर की खेती दे रही है लोगों को काम सबसे ज़्यादा। हमारे देश में ये मान लिए कि अगर आप हर 2 आदमियों को उठाओगे, हर 2 में से 1 आदमी, ये मान लो खेती ही कर रहा मिलेगा आपको। इतने ज़्यादा किसान है हमारे में कि अगर उन्हें एवरेज 2 आदमियों की बात करते हो तो हर 2 में से 1 आदमी के किसान है। इतने किसान है हमारे देश में। फैक्ट्स की बात करें तो जब मैंने लास्ट फैक्ट चेक करे थे तब ये 68% था, कभी 70 भी रहता है। वैसे तो फार्मिंग सेक्टर गिर रहा है थोड़ा, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तो इसकी वजह से दोबारा ये फार्मिंग सेक्टर बढ़ा है। सिर्फ फार्मिंग सेक्टर ही ऐसा रहा जिसने कोरोना में एक ग्रोथ फील करी,
मतलब फार्मिंग सेक्टर था, सिर्फ उसमें प्रॉफिट हुआ। बाकी जैसे सबके मार्केट गिरा ना, सारी चीज़ें महंगी, भाई सभी चीज़ों को घाटा हुआ लॉकडाउन से, लेकिन फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बहुत बड़ा हुआ है। बाकी एक दो सेक्टर में और हुआ है, मेडिसिन में हो गया, लेकिन जो एक सेक्टर जिसमें से ज़्यादा रहा वो था फार्मिंग। फार्मिंग में सबको फ़ायदा हुआ है। ऑक्शन आर यूज टू लेवल अप प्लोफील्ड। अब आपने सभी देखा होगा, जैसे बैलगाड़ी, जो बैल होती है, बैल से प्लो कि मतलब खेत जोतते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, है ना। एक बैल होती है, उसके नीचे जैसे किसान है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा। रियल लाइफ में तो अब तो इतना नहीं देखने को मिलता। दे आर यूज टू कैरी अवर फूड ग्रेन्स फ्रॉम दी फार्म्स टू दी पर्टिकुलर मार्केट्स। अब जो बैलगाड़ी, जो ऑक्शन है ना, वो जो भैंसें हो गई, इन सब की जो बैलगाड़ी होती है, बुग्गियाँ होती हैं, इनसे क्या होता है कि ये जो है कि जैसे अब एक किसान ने खेती करी है ना, अब उससे जो मानो आलू का है उसने, तो उसे आलू मार्केट में बेचने भी तो पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि उसकी कोई खेत से उठा के ले जाएगा आलू की, हाँ भाई आप जो आलू खरीदते हो, आप सब्जी वाले से खरीदते हो, तो बीच में प्रोसेस होती है। आजकल खैर इसमें फार्म लॉज और भी चीज़ें आ गए। अब तो पूरे देश में कल इतने दंगे, परसों इतने दंगे भी हुए थे, तब तो ये सब भी चल रही हैं, किसान आंदोलन भी कर रहे थे। तो ऐसे अब उन्हें बेचना भी पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो बेचने जब जाते हैं तो इन्हीं गाय भैंसों की मदद से जो वो बुग्गी बनाते हैं अपनी, है ना, जो बैलगाड़ी वो होती है उनके पास, उसमें सारा का सारा लाद के उसमें सारा अपना भाई आलू रख के कट्टे में डाल के फिर वो उन्हें बेच के आते हैं। एक मंडी होती है सरकारी, एपीएमसी मंडी कहते हैं उसे, सरकारी मंडी, वहाँ पे बिकती हैं। एनिमल मैन्योर। अब ये जो गाय का गोबर होता है ना, वैसे तो अब तो लोग फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, अगर आप इस गाय के गोबर को मिट्टी में डाल दोगे तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। जैसे आपने खेती करी, उसके बाद जैसे पराली जलाते हैं कुछ लोग, मतलब जैसे खेती करके आपने जो भी चीज़ उगाई आपने सारी निकाल ली, मानो आपने आलू उगाया, सारे आलू निकाल लिए, ठीक है। अब आप जब दोबारा आलू उगाओ, उससे पहले क्या करो कि आप गाय का गोबर, जो ये ऐसी चीज़ें होती है ना, ये सारे उसमें डाल दो अपने खेत में, उसमें ट्रैक्टर चला दो कि मतलब सारा का सारा वो ज़मीन के अंदर मिल जाए, जो मिट्टी चाहिए उससे मिल जाए। उसके बाद दोबारा लो वो, उससे क्या होगा, वो जो गोबर होगा, एक तो वो गोबर जो पहले गंदगी फैलाता वो सारा मिट्टी में मिल गया, वो क्या करेगा, मिट्टी को और उपजाऊ बनाएगा, उससे जो मिट्टी होगी वो और अच्छी हो जाएगी। जो खाद होती है ना, खाद, वो खाद का काम करेगा। वैसे तो अगर आप खाद लोगे तो खाद तो महंगी आती है, पैसों की आती है, लेकिन गाय का गोबर, गाय तो हर किसान पालता है, गाय भैंस, अगर उनका गोबर डाल दे तो फ्री का गोबर है ना, गोबर के पैसे थोड़ी लगते हैं कहीं, और वो जाता भी कहाँ पे है भाई, डस्टबिन में, वो तो फेंकेगा ही सारा का सारा, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसका ये भी यूज़ हो सकता है। नाउअडेज काउ डंग इज ऑफन यूज्ड फॉर जनरेटिंग बायोगैस। बायोगैस इज यूज्ड इन विलेजेस टू कुक फूड। आपको पता है कि एक बायोगैस होती है, होता क्या है, जितना भी गाय का गोबर है वो एक बड़े से कमरे में डाल देते हैं। उस कमरे में फिर क्या होगा, जैसे गाय का गोबर, उसमें बदबू आती है ना, तो बदबू किसकी आती है, वो बदबू गोबर में से नहीं आती, गोबर में से गैस निकल रही होती है, उसकी बदबू होती है। अगर वो उस गैस की खासियत है, अगर चाहो तो आप उस गैस में आग लगा सकते हो। तो सुन के भी अच्छा लग रहा है। अगर तो एक क्या करते हैं, जैसे सिलेंडर का पाइप होता है ना, ऐसे ही मान लो वो गोबर डालते रहते हैं, तो जो गोबर की गैस निकलती है, उस गैस को ऐसे पाइप में, मतलब एक मशीन सी लगा देते हैं कि सारी गैस एक सिलेंडर से में भर जाती है। उसके बाद उस सिलेंडर से तो आप अपने घर में नॉर्मली रोटी बना सकते हो। तो बायोगैस से ऐसे हम रोटी भी मतलब कुक कर सकते हैं। गांव, कुछ गांव है, सभी गांव तो नहीं, लेकिन कुछ गांव है जहाँ पे बायोगैस के सरकार ने प्लांट लगाए हुए हैं। मतलब वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग अपने गाय का, भैंस का जितना भी गोबर होता है वो सब उसमें डाल देते हैं। पहले तो क्या होता है, उस गोबर से वो गैस निकाल लेते हैं सारी की सारी। जब गोबर से गैस खत्म हो जाती है, उसके बाद उस गोबर की खाद बना देते हैं। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि भाई देखो कि जो गोबर था, जो पहले फेंकने वाला था, एक तो उससे गैस बनेगी। अब गैस तो बहुत महंगी होती है ना। एक सिलेंडर 700 रुपये, कभी 600 रुपये, हमेशा महंगा ही रहता है। 500 रुपये से सस्ता तो मैंने आज तक देखा नहीं अपने जीवन में। वैसे रेट फिक्स नहीं है, लेकिन अब तो 600, 700 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो आप लगाओ कि वो चीज़ें किससे, कभी किससे आ रही हैं, सिर्फ गोबर से। ऐसा गोबर जो पहले फिकता था, है ना, जिसका क्या काम था, उपले बना दिए। उपले, अगर आप उसके उपले बना के जलाओगे तो क्या होगा,
धुआं निकलेगा, पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन, हमने पढ़ा है ना एयर पोल्यूशन के बारे में। लेकिन अगर आप बायोगैस का यूज़ करोगे तो इससे कोई एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबको नई टर्म देखने को मिल रही है, मिल्च। अब एक नई टर्म हमें देखने को मिलती है, मिल्च एनिमल। एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर नोन एज मिल्च एनिमल्स। वो जानवर, वो एनिमल जो हमें दूध देते हैं उन्हें हम मिल्च एनिमल कहते हैं। अब जो मिल्क है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार ने दूध के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं ताकि जो दूध है उसकी सप्लाई बढ़े। आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं, मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। अगर आप बाकी देश में जाओ वहाँ पे दूध नहीं पीते इतना लोग, वहाँ पे अगर दूध होता है तो चाय कॉफ़ी में डल गया, वरना लोग वहाँ पे गायों को अगर पालते भी है ना तो गायों को दूध के लिए नहीं पालते, वहाँ गायों को पालते हैं मीट के लिए, वहाँ दूध का उन्हें ज़्यादा काम नहीं है। और देशों में दूध इतना नहीं पीते। इंडिया में सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट का काम है वर्ल्ड का, और जो सेकंड नंबर पे है ना वो हमारे आसपास भी नहीं है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है, नेस्ले हो गई और जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये सब इंडिया पे ताक लगाए बैठी रहती हैं। जैसे भेड़िया होता है ना अपने शिकारी पे रहता, वो सब इंडिया में घुसना चाहती हैं कि कैसे ना कैसे करके हम एक बार अपनी इनकी डेयरी प्रोडक्ट पे आ जाएं। कुछ कंपनियों ने तो कर भी, जैसे अमूल है। अब पहले लोग क्या करते थे भाई, गाय से जाके सीधा दूध लेते थे, लेकिन अब क्या, अब थैलियों का दूध पीने लगे। अब जो थैली के दूध होता है उसके पैकेट पे लिखा रहता है कि हमने इसमें केमिकल मिलाए हैं। अब दूध है, अब आप दूध पी रहे हो जिसमें केमिकल ऑलरेडी मिल जाए, आपको नॉर्मल दूध नहीं देते। अब आप गाय का पियोगे तो कैसा, भाई गाय ने निकाला आपने दूध पी लिया। लेकिन अगर आप अमूल का दूध पियोगे और किसी कंपनी का दूध पियोगे, एक तो वो दूध आएगा महंगा, प्लस वो दूध आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। अब तो खैर कुछ कंपनी है जो सरकारी कंपनी है वो बनाती है अच्छा दूध, लेकिन वो फायदेमंद नहीं रहता ज़्यादा शरीर के लिए। वो जो पेट की पाचन शक्ति होती है वो उसको ख़राब कर देता है पैकेट वाला दूध। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जब दूध पीते हैं तो उन्हें दूध में से बदबू आती है। क्यों आती है बदबू? इसीलिए आती है। कुछ लोगों को दूध नहीं पिया जाता, कुछ लोग दूध पी के उल्टी भी आ जाती है। ऐसे क्यों? क्योंकि वो थैली का दूध पीते हैं। दिल्ली में समस्या बहुत है। कुछ लोग कहते हैं लैक्टोज प्रॉब्लम, इसको लैक्टोज प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आप असली गाय का दूध पियोगे, ऐसी गाय का दूध पियोगे, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप अच्छी क्वालिटी का दूध पियोगे, अगर आपकी गाय अच्छा खाना खा रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किसी दिन जब बैठेंगे आराम से, तब किसी दिन इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, आपस में बात करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए अब दोबारा आते हैं। हमारे देश में एक बार वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था। वाइट रिवॉल्यूशन में क्या था? वाइट रिवॉल्यूशन, इसे हिंदी में बोलेंगे सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति में क्या था? इसमें जो छोटे गांव हैं, है ना, गुजरात के, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया आनंद, ठीक है। तो उन्होंने जो गाय की कुछ ब्रीड है, जैसे रेड सिंधी, मुरा, मेवाड़ी एंड ओंगोल, कि इनको ये सब क्या हो गई थी, लोगों ने इन्हें पालना ही बंद कर दिया था। लोग ले आए थे अंग्रेजी गाय। कौन सी गाय? अब अंग्रेजी गाय, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले गाय पालेंगे, उसका दूध निकालेंगे, उस गाय से बच्चे पैदा कराएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। उस दूध से क्या बनाएंगे? वो चीज़, क्योंकि वो पिज़्ज़ा में डलती है ना, या थोड़ी बहुत चाय कॉफ़ी में। वो दूध इतना ज़्यादा नहीं पीते। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उन्हें गाय ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहते कि गाय ज़्यादा लंबी जिए, क्योंकि उन्हें दूध से मतलब नहीं है। उन्हें क्या मतलब, दूध दिया ख़त्म, उसे मारो और काट के खा जाओ बस। तो उनकी गाय क्या होती है, उनकी गाय के थन मोटे होंगे, दूध ज़्यादा दे देंगी, है ना, छोटी हाइट होती है, खाना कम खाती हैं, जल्दी जल्दी बछड़े देती हैं, लेकिन उनकी लाइफ बड़ी कम होती है, और उनका जो दूध होता है वो हेल्दी नहीं होता। जैसे अगर आप गाय का दूध पियोगे, भैंस का दूध पियोगे, वो क्या है, तुम्हारी हेल्दी है, तो ताकत मिलेगी। उनका दूध क्या मिलेगी? उनका दूध पियोगे ताकत तो मिलेगी, लेकिन हो गया तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। जो डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन खराब कर देता है उनका दूध। अब उनके लिए तो ठीक है, वो नहीं पीते, लेकिन जो हमारा देश है भारत, हमारे यहाँ तो हम भाई सुबह शाम दूध पीते हैं, है ना। हमारे तो बोला जाता है कि 2 गिलास दूध दो, बच्चों को देना चाहिए 2 गिलास दूध, है ना, सब बच्चों को दूध मिलता। हमारा तो खाने में भी खीर बन रही है, कभी कुछ बन रही, त्योहारों पे भी अगर खीर या जवे ना बने तो बात ही नहीं होती, है ना। हमारे यहाँ तो धर्म में, रिलीजन में, सभी जगह, चाहे कोई सा रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
ईसाइयों को छोड़ के अगर आप हटाओ, सिखों में देख लो तो वहाँ पे भी खीर बनती है ना। मुसलमानों में देखो अगर आप मोमडन फैमिली तो वहाँ सेवइयाँ बनती हैं। तो हमारे देश में तो डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत इज्जत है, पनीर वनीर, हम तो कितना डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो अब वो अगर हम किसी ऐसे दूध का खाएंगे, ऐसी गाय का दूध का डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे जो शरीर को फायदे के साथ साथ नुकसान भी कर रहा है, तो उससे कितना घाटा होगा। तब हमारे देश ने वाइट रेवोल्यूशन चलाई थी, तो उसमें ऐसी गायें जिनका दूध हानिकारक नहीं है ना। अब आप गाय का ही दूध पीते हो, ज़्यादा भैंस का दूध पीते हो, है ना। आप ऐसा आप हर किसी जानवर का दूध नहीं पीते ना। दूध तो बहुत सारे जानवर देते हैं, हर किसी जानवर का दूध नहीं पीते। कोई गधे का दूध नहीं पीता, कुत्ते का दूध नहीं पीता, है ना। गाय का ही क्यों पीते हैं? क्योंकि गाय के दूध में क्या ताकत है, भैंस के दूध में क्या ताकत है इनमें। और अगर कोई इसमें इंजेक्शन लगा दे गाय में कि ये ताकत ही खत्म हो जाए, कि गाय दूध तो बहुत सारा दे दे, एक गाय 25 लीटर दूध दे दे, लेकिन उसके दूध में ताकत बिल्कुल भी ना हो, बस सफ़ेद पानी जैसा हो, है ना। या फिर ऐसा हो ताकत के साथ साथ कोई एक ऐसी केमिकल भी दे दे कि ताकत है लेकिन थोड़ा सा जहर भी मिल रहा है जी दूध में, तो ऐसा दूध हानिकारक हो गया ना। तो इसलिए उस समय बहुत करा, क्योंकि जो गाय ख़त्म हो गई थी, जो गाय की प्रजातियाँ ख़त्म होने वाली थी, लोगों ने इतनी खरीद ली क्योंकि उन्हें पता नहीं था किसानों को किस गाय से इतना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान है। जो कंपनियां बेचने वाली थी, अमेरिका से गाय आ रही थी, वो बेच ली थी अपनी गाय। ऊपर से गाय दूध भी ज़्यादा दे रही थी, 25-25 लीटर एक गाय दूध दे रही थी। तो सब बड़े खुश हुए, सबने कही तो अंग्रेजी गाय, कोई नई गाय आई है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा था भाई, अब उनके लिए वो गाय ठीक भी है क्योंकि वो दूध पीते नहीं है, वो दूध नहीं पीते, उन्हें तो मांस खाना है उसका। तब ये देखा गया था। अब आता है वूल गिविंग एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वूल गिविंग एनिमल। वो एनिमल होते हैं जिनका हम बालों से वूल निकालते हैं, कारपेट्स बनते हैं, शॉल बनते हैं। अभी हमने शीप तो सबके दिमाग में आ जाता है ना। शीप कि भाई शीप होती है, उसे वो भेड़ जिसे कहते हैं, उसके सर के बाल होते हैं, उससे वूल बनती है। अब लेकिन सिर्फ शीप ही अकेली नहीं है जिसके से वूल बनती है। गोट, रैबिट, कैमल्स, हर कैमल नहीं, हर रैबिट नहीं, कुछ प्रजातियां होती हैं इनकी, उनके बालों से भी ऐसे कपड़े बनाए, ऐसे मतलब वूल बनाई जा सकती है। ये चीज़ ये नहीं है, ये ध्यान रखना, सिर्फ शीप के लिए नहीं है, ठीक है। गोट भी है, कैमल भी है, और कुछ प्रजातियां हैं रैबिट की भी जिससे वूल बनती है। अब जो वूल है उससे कारपेट बनते हैं, शॉल बनते हैं, कपड़े बनते हैं, है ना, और ब्लैंकेट बनती है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो द शीप विद हाई क्वालिटी वूल आर रियर्ड इन हिमाचल प्रदेश, कि जो हिमाचल प्रदेश की जो भेड़ें हैं वो बहुत अच्छा वूल देती हैं। और जम्मू कश्मीर की भी, जम्मू कश्मीर में एक पाशमीन नाम की वो है गोट, पाशमीन नाम की क्या है, गोट, और उस पाशमीन नाम की गोट से बहुत अच्छा वूल निकलता है, इसलिए वहाँ पे पाशमीन शॉल भी मिलते हैं। कौन से शॉल? पाशमीन शॉल कहते हैं ना। जम्मू कश्मीर के शॉल बड़े फेमस हैं, शॉल बड़े फेमस है। अगर कोई जम्मू कश्मीर घूमने जाता है शॉल या कारपेट जरूर लेके आता है वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ का फेमस है। वहाँ क्यों? वहाँ की पाशमीन रुई, कौन सी? पाशमीन, है ना। बहुत महंगा आता है लेकिन बहुत गर्म होता है। हमारे घर पे भी रखा है एक, तो हमें पता है वो बहुत अच्छा शॉल होता है। अगर उसे ओढ़ लो तो ठंड नहीं लगती, मतलब यहाँ तो मैं मतलब वो काफ़ी अच्छा शॉल होता है, पतला कपड़ा होता है लेकिन गर्म बहुत होता है वो। तो ये उसकी खासियत है। अब जो गोट्स होती हैं वो उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे गोट ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। कुछ जानवरों की खाल लेदर बनाने के लिए भी यूज़ होती है। लेदर शूज़, लेदर बैग। आपको पता है जो ओरिजिनल लेदर होती है वो वास्तव में किसी जानवर की खाल होती है। जो लेदर के जूते होते हैं ना, वो ये मानो कि वो किसी जानवर की खाल से बने हैं, बकरी की, गोट की, गाय की, भैंस की, किसी न किसी की खाल से बने हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं लेदर का नहीं पहनना चाहिए। जो लेदर होती हैं, सांप की खाल से लेदर की बेल्टें बनती हैं, जो महंगी बेल्ट, बहुत महंगी आती हैं, लोग पहनते हैं। और खुद सोचो, आपने किसी जानवर को मारा फिर उसकी खाल से अपने कपड़े बनाए, देखो कितना बुरा लग रहा है, सुनने में भी आपको बुरा लग रहा होगा। इसलिए हमें लेदर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि लेदर की चीज़ पहन के मंदिर में नहीं जाते। लेदर के पर्स होते हैं आजकल, और भी बहुत सुंदर सुंदर पर्स बन रहे हैं। जूट, इनके भी पर्स बनते हैं, कपड़े के पर्स होते हैं, सुंदर होते हैं। हम इन चीज़ों पे जा सकते हैं। अगर किसी को लेदर लुक पसंद आता है तो आजकल रेक्सीन एक नई चीज़ है, प्लास्टिक सी होती है चीज़, उससे भी बन सकते हैं। अगर किसी को अपना शौक पूरा करना है तो रेक्सीन भी यूज़ कर सकता है। हाँ, लेदर का ये तो है, लेदर ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है।
पर हमें लेदर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जानवरों को, देखो कितनी कि जानवरों को मारा जा रहा है। अगर हम सब लेदर खरीदनी बंद कर दें तो क्या एक भी जानवर मारा जाएगा लेदर के लिए? कोई नहीं। जब लेदर कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगा? कोई जानवर को लेदर के लिए तो मारेगा नहीं। आप अगर नॉनवेज खाना बंद कर दो, सब एक साथ ले लें, तो ये जो KFC हैं जो जानवरों को काटती हैं वो काटना ही बंद कर देंगी। अब खाना बंद कर दो। एक समय था जब नॉनवेज खाना मजबूरी होती थी, लोग जंगलों में ही रहते थे, वहाँ शायद उनके लिए नॉनवेज खाना मजबूरी थी। जो आदिवासी थे, जंगली कबीले के लोग हुआ करते थे, भाई उनके लिए तो मजबूरी थी, वहाँ कोई वो खेती कर ही नहीं सकते, तो उन्हें आता ही नहीं थी खेती करनी, करे तो करें कैसे? और अगर करते भी थे तो क्या ज़्यादा एक ही तो चीज़ उगा पाएंगे। लेकिन अब तो क्या, अब तो ट्रांसपोर्ट, अब तो आप जो चाहो वो खा सकते हो। आपको अमेरिका के उगे हुए आलू खाने हैं, मिल जाएंगे। एक ऐसा फल जो कनाडा में उगा है, हो सकता है आपको हापुड़ के बाजार में मिला वो मिल जाए। ओरियो के बिस्किट जो शायद भारत में कभी, एप्पल का फ़ोन है इंडिया में नहीं बनता, USA से बन के आता है, मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें खाने के जो विदेश से आती हैं, यहाँ पे खूब खाते हैं। इंडिया की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेश जाती हैं। अब तो चक्कर ख़त्म, तो हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो खाना चाहे खा सकते हैं, जो नहीं खाना मत खाओ। तो हम अगर ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। शीप, गोट और हैन प्रोवाइड मीट आल्सो, ठीक है। हॉर्न्स एंड हॉर्न एनिमल्स आर यूज्ड टू मेक आर्टिकल्स है कॉम्स, नाइफ्स, बटन्स, ग्लू एटसेट्रा। जो जानवरों के सींग होते हैं, सींग है ना, उनका भी आज की डेट में बहुत बड़ा बाजार है। जैसे हाथी के सींगों से कंगे बनाते हैं। हाथी के हाथी के दांत होते हैं ना, सींग निकल गए मेरे मुंह से, तो उनसे भी बहुत सारा आइटम बनते हैं। मूर्तियाँ बनवाते हैं लोग, कुछ बनवाते हैं हाथियों के दांत से। उसके लिए क्या होता है, हाथियों के दांत नहीं तो हाथी को पकड़ेंगे, उसके दांत काटेंगे। अब हाथी के दांत हैं, अब हाथी के अगर दांत ही काट लोगे, हाथी के दांत दिखाने के थोड़ी हैं। अगर हाथी से लड़ाई हो जाए, कोई जानवर आ जाए, तो उसको अपना बचाव भी तो करना होता है। अगर आपने हाथी के दांत ही काट लिए। खैर सरकार अब इन चीज़ों पे काम भी कर रही है, क्योंकि लोगों ने इन जानवरों को इतना मारा। जैसे शेर थे, एक टाइम पे इतना था, शेर बहुत थे, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बहुत शेर मारे, बहुत चीते मारे, बहुत टाइगर मारे इंडिया में। आज फिर इतने हो गए कि टाइगर सारे खत्म हो गए, सारे मर गए। अब उन्हें बचाना पड़ रहा है। अब देखने के लिए भी जू में जाना पड़ता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है कि अब ये मरे ना। अब धीरे धीरे हमने उनकी संख्या बढ़ा दी। अब पूरे देश में 1000 हैं, इतना बड़ा देश, उसमें सिर्फ 1000 हैं, और उनको भी लोग मारना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि गौशालाएं बनाई जाती हैं, है ना, ताकि गाय बच सकें, ठीक है। गौसदन चलाते हैं कुछ लोग। हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था सिल्वर रिवॉल्यूशन। उसमें क्या करा उन्होंने, जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया। यानी कि जो बताया था ना, उसमें वो वाली टेक्निक बताई उन्होंने, कई गाँव में बताई वो वाली टेक्निक, कि खुद अपना जैसे झोड़ होता है ना, अपने खेत में बहुत बड़ा गड्ढा करो। अब जो तुम गड्ढा करोगे तो मिट्टी निकलेगी, वो मिट्टी बाजार में बिक जाएगी, पहला फ़ायदा। उसके बाद उसमें पानी भर दो, फिर उसमें मछली उगाओ। तो क्या है, यानी जो गाँव जो समुद्र से दूर है, जहाँ पे कितना को है, लेकिन क्यों वो वहाँ पे पानी भर, अब पानी जैसे बारिश पड़ेगी तो पानी फिर भर जाएगा, कभी कभी आपको कुएं से भर के आना पड़ेगा। तो ऐसी जो एरिया है जहाँ की पे ग्राउंड वाटर का अच्छा लेवल है, वो मछलियाँ पाल सकते हैं खेतों में। बड़ा गड्ढा किया, मछली पाल दी, उसके बाद मछलियों को निकाला करा। यानी समुद्र के पास उनका घर नहीं है, लेकिन फिर भी काम कैसा करना है समुद्र के पास वाला, है ना। नदी नहीं है आसपास, लेकिन फिर भी वो उगा सकते हैं। जब आप मेरठ में जाते हो, जिस रास्ते से हमारा गांव पड़ता है, जब मैं मेरठ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे ऐसे 4 खेत मिलते हैं जहाँ पे लोग ऐसे मछलियाँ उगाते हैं इसी टेक्निक से। तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जो फिश उगाने की जो कला है ना, जो फिश उगाने की जो साइंस है, इसे पिसीकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिसीकल्चर। ओके। पता है जानवरों का एक हॉस्पिटल भी होता है ना, और जो उनका डॉक्टर होता है उसे कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर। क्या कहते हैं? वेटरनरी डॉक्टर। जो जानवरों का इलाज करता है उसे वेटरनरी डॉक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है वेटरनरी डॉक्टर के बारे में। All natural resources be meaningful only when they are used very popularly, but we do not use these possible resources very popularly. These resources can be used as natural resources only by human beings.
So human beings are the most significant natural resource of the country. There is very close relationship between the economic growth and the country and the possible human resources. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर गाय की बात करें, गाय से दूध निकालना है, उसका घी बनाना है, पनीर बनाना है, रोटी बनानी है, ठीक है ना। मछली है, मछली को खा लेना है। अब ये वास्तव में डेवलप करने वाले कौन है? भेड़ है, बकरी है, इनको का मीट बन गया, खाल से लेदर की बेल्ट बना ली। सांप है, सांप मर गया, उसके भाई उसकी जो खाल है उससे लेदर की बेल्ट बना ली। ये जो चीज़ें हैं इनको बनाने वाला कौन है? ये हमारा दिमाग ही तो है जिसने सोचा इन चीज़ों के बारे में इतना। हमें गेहूं से रोटी बनानी है, अगर आपको मैं गेहूं दे दूं तो क्या कोई, अगर आपको मानो नहीं पता कि गेहूं से रोटी बनती है, तो आप क्या सोचोगे, क्या ये कंकड़ सा छोटे छोटे दाने से क्या है, आप शायद उन्हें फेंक दो। आप कभी नहीं सोचो इनसे पीस के, इनमें पानी मिला के, फिर इससे आटा गूंद के इसको ऐसे फिर बेल दो, फिर ऐसे आग पे रखो तो कितनी स्वाद रोटी बनेगी इसको खाने, है ना। मक्का के दाने हो आपको सूखे हुए, कैसे खाओगे? क्या लोगे ये कितना गंदा टेस्ट है। लेकिन जब मक्का की रोटी बनती है, जब आप पिज़्ज़ा का बेस खाते हो, पता है पिज़्ज़ा के बेस में भी मक्का की नीड होती है, तो तब तो सब बड़े स्वाद से खाते हैं। दूध है, अब कहाँ दूध, कहाँ रखा पनीर। अब दोनों कितने अलग अलग हैं भाई। दूध एक पानी सा, कोई कैसे सोच सकता है कि दूध से पनीर बनेगा? लेकिन ये हमारा दिमाग ही तो है। तो ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, यानी कि हम जो इंसान है हम भी अपने आप में एक रिसोर्स हैं। जैसे गाय एक रिसोर्स है ना, किसी के लिए पैसा एक रिसोर्स है। जैसे हमने पिछले नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा कि स्टील, लोहा एक रिसोर्स है, हम भी तो एक रिसोर्स है। अगर इंसान का दिमाग ही तो है जिसने लोहे को, जो एक पत्थर का टुकड़ा था उसमें आयरन ओर देख लिया, इसमें कहीं इससे तो लोहा निकाला जा सकता है, चलो इसमें से लोहा निकालो और इससे आर्टिकल बनाओ। यानी कि ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है। आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा, आप भी एक ह्यूमन रिसोर्स हो। मैं खुद एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ। एक समय था मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मेरे घर वाले भाई मेरे पे पैसे लगा रहे थे, जैसे आपकी फीस दे रहे थे। अब क्या, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे को थोड़ी सैलरी भी मिल रही है। यानी कि पहले मैं स्कूल आने के क्या थे, मुझे पैसे देने पड़ते थे, मैं पैसे ले रहा हूँ। अब भाई मैं मेरी पढ़ाई भी चल रही है, हो सकता है मैं 2 साल बाद मेरी कहीं और अच्छी जगह जॉब लग जाए। अब ये जो मेरी जॉब लगेगी, है ना, जो भी कोई अधिकारी बनता है, ये सब बनते हैं, तो पहले ने क्या करना पड़ता है, ये खुद अपने आप में एक रिसोर्स बन रहे होते हैं। कोई आपको सैलरी में 30,000 रुपये क्यों देगा? क्योंकि आप 30,000 का काम करते हो, इसलिए तो आप भी अपने आप में रिसोर्स हो। अगर आप एक बात करें घर बनाने वाले मजदूर के बारे में बात करें, तो वो भी एक रिसोर्स है। अगर वो मजदूर ही ना हो तो ये ईंटें क्या कुछ कर पाएंगी? उन ईंटों को रखना किस तरीके से है, कैसे, कितना सीमेंट में पानी बनाना है, कैसे हल, किसान है, कैसे, अपने आप तो नहीं उगती ना चीज़ें। तो ह्यूमन भी अपने आप में रिसोर्स है। आप पढ़ के आप भी एक रिसोर्स बन रहे हो। अगर मैंने आपको कंप्यूटर की पढ़ाई करी, सिखाया कंप्यूटर चलाना, आपको इंग्लिश बोलनी सिखाई, तो वो चीज़ें आपकी एक रिसोर्स कहाँ आएंगी? आप भी जैसे लोहा यूजफुल है ना, ऐसे ही आप भी एक यूजफुल व्यक्ति बन जाओगे। जैसे अब है, अब आपसे कोई कुछ काम ले सकता है क्या? अगर आपको कह दे कि चलो ये कंपनी दे दी, आप क्या करोगे? आपको खुद नहीं पता आप क्या करोगे, आप जाके बस वहाँ पे बैठ सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप पढ़ लोगे तब आप उस कंपनी को चला भी पाओगे, तब आपको सब पता है अच्छा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तब आप सीधा पूछोगे क्या बात करनी, फिर आपको सब कुछ पता होगा अपने आप की, किससे कैसे बात करते हैं, क्या बात करनी है, किस आदमी का क्या काम है, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में पढ़ के गए हो। लेकिन अब बैठा दो, आप क्या करोगे? आप कंपनी को ठप करा दोगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता। कोई आपसे बोलेगा सर ये कर दें, ये कर देंगे, मुझे आता ही नहीं, पता ही नहीं क्या कह रहे हो आप। कोई आपसे बोले कि सर बोर्ड मीटिंग करनी है, आपने कहीं कर लो। अब आपको यही नहीं पता बोर्ड मीटिंग में होता क्या, आपको बस मीटिंग का मतलब पता है कि बैठ के कोई काम की बात करनी है, तो पता ही नहीं। इसलिए ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है। अब हम जो इंसान है, अब क्या है, हम ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम भी ह्यूमन रिसोर्स है। इसके लिए हमें बनने को क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पढ़ाई करो। अब जैसे क्रिकेटर है, अभी आपने देखा धोनी है, धोनी क्रिकेट खेल रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं। अभी हम एक धोनी का, विराट कोहली का, इनका एक चेहरा तो देखने को मिल गया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई काम क्या क्रिकेट। बट हमने कभी इनके पास्ट की स्टोरी देखी, उन्होंने पहले कितनी मेहनत करी। शायद जब ये आपकी एज में थे, आप जो सोते हो ये उस टाइम सो नहीं रहे होंगे। जिस टाइम आप अपने घर पे एसी में बैठे हो या पंखे के नीचे बैठे हो, कोई कूलर के आगे बैठा होगा, है ना, ये शायद उस गर्मी में या उस ठंड में ग्राउंड में भाग दौड़ कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी तो हमें एक टीम नहीं पता पड़ता, लेकिन जो बॉल आती है ना, इन्हें 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिलता बॉल को देखने के लिए। उसमें इन्हें 1 सेकंड से कम टाइम के में इन्हें
ये जज करना है कि बॉल कहाँ आएगी, कितनी कहाँ से कहाँ मुझे शॉट लगाना है, किधर फील्डर खड़ा है नहीं खड़ा। इनको अपना ब्रेन ट्रेन करना होता है और ये प्रैक्टिस से होता है। ऐसा नहीं कि आदमी एक दिन आया दिमाग से पढ़ के सोच के चला गया, नहीं। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उन्हें पहले पढ़ना पड़ा। अगर कोई आदमी है जो सुबह से शाम तक कहते हैं ना कि मैं तो बड़ा अफसर हूँ, अभी हम देखते हैं कि जैसे पुलिस वाला है, कोई खड़ा है, एक पुलिस वाला है जो सिपाही है ना, एक होता है कि जो पुलिस का हेड होता है सबसे बड़ा, है ना, वो कार में आता है, 1 सेकंड के लिए देखता है कोई क्या काम कर रहा है, सबको डांट मार के सीधा चला जाता है गाड़ी में बैठ के, एसी वाली कार होती है उस पर। एक और बड़ा अफसर होता है डीएम, वो आता है, वो पुलिस वालों को भी डांट देता है, बड़े बड़े अफसरों को भी डांट देता है। क्यों? अभी हमें ये तो दिखता है वो अच्छे से, लेकिन उसके लिए उसने कितनी पढ़ाई करी, वो और कितने काम कर रहा है ये हम नहीं देख पाते। कितनी हार्ड वर्किंग लाइफ होती है। उन्होंने अपने आप को एज ए रिसोर्स बनाया है, उन्होंने खुद मेहनत करके अपने आप को इतना काबिल बनाया है। इसलिए मैं अभी आपसे कहता हूँ, इसलिए हमें पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने अपनी 4th-5th क्लास में ध्यान नहीं दिया होता, तो क्या मैं आपको आज 4th क्लास पढ़ा पा रहा होता? हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब है, आपको पता है? हमारे देश में अमीर भी, अंबानी दुनिया का 6ठा सबसे अमीर आदमी है, वो हमारे देश का है। साथ के साथ हमारे देश में इतने गरीब लोग भी हैं, रोटी के लिए भी तरसते हैं। महात्मा गांधी अपनी कहावत में उन्होंने अपनी एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि वो एक दिन जा रहे थे, उन्होंने एक औरत को देखा कि वो औरत नहा रही है, तो देखा कि उसने आधी साड़ी पहन रखी है, आधी साड़ी उसकी बाहर है। तो महात्मा गांधी ने पूछा कि क्या 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 कर रही हो तुम, आधी साड़ी है, मतलब तुम बड़ी क्या कर रही हो, ये तुमने आधी साड़ी पहन रखी है, आधी साड़ी धो रही हो तुम? कह रही उसने कि मेरे पास एक ही साड़ी है, अब मैं जिस साड़ी को पहन के नहा रही हूँ इसे धो रही हूँ आज, अब इसे पूरा दिन सुखाऊंगी, ये सूख जाएगी। कल जो आधी साड़ी है, कल इस बची हुई साड़ी को धोऊंगी, क्योंकि कल ये वाली साड़ी गंदी हो जाएगी। तो लोगों पे इतनी गरीबी भी थी। लेकिन इस गरीबी को हटाया कैसे जा सकता है? अब मानो कोई गरीब जिसको कुछ भी काम नहीं आता, अगर उसे जो भीख मांग रहा है, अगर उसे घर बनाना आ जाए, अगर उसे मजदूरी आ जाए, तो वो दिन के, हाँ इससे वो कार में नहीं घूम पाएगा, लेकिन वो रोटी तो खा पाएगा, वो भीख तो नहीं मांगेगा। और जो आदमी घर बना रहा है, जो ऐसे काम कर रहा है 200-300 रुपये वाले, अगर उसे थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलनी आ जाए, उसे कंप्यूटर चलाना आ जाए, तो वो थोड़े और पैसे कमा पाएगा। हाँ उसको भी, लेकिन माना वो कार में नहीं घूम पाएगा, लेकिन वो कम से कम भाई बाइक स्कूटी में तो घूम पाएगा। कोई आदमी, जो आदमी है कोई, उसे अब मानो जो आदमी कोई बाइक पे घूम रहा है, ठीक है, उसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर इंग्लिश आती है, अगर वो इसको अपनी नॉलेज को और एनहांस कर ले, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं कंप्यूटर बनाना आ जाए, कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनानी आ जाए, वेबसाइट बनानी आ जाए, तो क्या करेगा वो? ऐसे हम एक स्टेप हमें बढ़ना है। आदमी एकदम से राजा नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो धीरे धीरे प्रयास करे तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जरूर बढ़ा सकता है। अगर आज आप बाइक में घूमते हो तो आप कार में घूमने लायक अपना स्टैंडर्ड बना सकते हो, और जब आप कार में घूमने लायक बन जाओगे फिर आप एरोप्लेन भी घूमने लायक बना सकते हो। आप धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को खुद बढ़ा सकते हो। इसको बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही ह्यूमन रिसोर्स की बात है। तो गाइज आपका पूरा, बच्चों आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है।